हाउ आर यू ऑल। आज हम मनी के बाद जो सेकेंड इस यूनिट का टॉपिक आता है वो है बैंक्स। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज बैंक्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। स्टार्ट बैंक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज अ बैंक। बैंक है क्या, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ बैंक। तो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग उन्होंने जो डेफिनेशन दिया बैंक का वो ये दिया कि बैंक एज एक्टिविटी ऑफ द बैंक एज एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ द लैंडिंग और इन्वेस्टिंग ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, एंड विड्रॉल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। सो ये हमें इसमें देखना है कि कौन से 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कमर्शियल बैंक अपना रोल प्ले करता है इन बैंकिंग। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है कि जो बैंक है वो चेक या जो भी डिपॉजिट है वो पब्लिक से एक्सेप्ट करता है इन एनी अमाउंट, लार्ज स्मॉल एनी अमाउंट। तो वो जो डिपॉजिट होता है वो चेकेबल डिपॉजिट होता है और ये डिपॉजिट जो है वो डिमांड और अदरवाइज या चेक के थ्रू रीपेबल होता है और विड्रॉल किया जा सकता है। जो दूसरा एसेंशियल फंक्शन है बैंक का वो है कि जो बैंक है वो इन डिपॉजिट जो होते हैं उनको लैंडिंग और अदर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ और मार्केट में जो लगाता है वो इन जो डिपॉजिट्स है वो इससे वो सब काम करता है। जो थर्ड इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है कि इसके थ्रू जो कमर्शियल बैंक है वो मनी क्रिएट करता है। उस जो बैंक है उसके पास पावर है कि वो मनी को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता है थ्रू द लैंडिंग एक्टिविटीज। कम टू टाइप्स ऑफ बैंक्स। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बैंक्स इन एवरी कंट्री, नॉट ओनली इन इंडिया, इन एवरी कंट्री देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ बैंक्स. So first of all is the central bank. Central bank is the apex institution in the banking and financial structure of the country. किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो उसका एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है बैंकिंग और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के लिए। तो इंडिया का सेंट्रल बैंक किसको बोलते हैं? आरबीआई। आरबीआई इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सो जो सेंट्रल बैंक होता है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो जो करेंसी है उसको वो इशू करता है और जितने भी बैंकिंग और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हैं कंट्री के उनको कंट्रोल और रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ बैंक्स है क्योंकि ये बैंक को मतलब जितने भी बैंक्स हैं हम उनको डिफाइन करते हैं एज अ कमर्शियल बैंक। ये बैंक है जो आफ्टर सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। सो जो ये कमर्शियल बैंक है वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उनको शॉर्ट पीरियड के लिए लोन देता है, इंडिविजुअल को, ट्रेडर्स को, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस को, किसी को भी उसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करवाता है। ये जो भी इसका जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है उस प्रोसेस में ये लोन और मनी को क्रेडिट करता है। तो कमर्शियल बैंक ऑपरेट लार्जली फॉर अर्निंग प्रॉफिट। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ कमर्शियल बैंक इज स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। इज देयर सम एग्जांपल ऑफ कमर्शियल बैंक। थर्ड आते हैं हम कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक होता है जो ये जनरली जो ओरिजिनली स्टार्ट हुआ था वो रूरल एरिया में स्टार्ट हुआ था। तो इनका जो काम था ये जो फार्मर्स थे उनको इजी क्रेडिट पे ये लोन प्रोवाइड करवा सकते थे, पर अब कोऑपरेटिव बैंक जो हैं वो अर्बन एरियाज़ में भी उतने ही नंबर पे खुलते जा रहे हैं। फोर्थ आते हैं हम रीजनल बैंक। रीजनल जो बैंक है उनको हम रीजनल रूरल बैंक भी कहते हैं और इनको जनरली बोला जाता है स्मॉल मैन्स बैंक। इनका जो मेन जो सेटअप है वो है वीकर सेक्शन की जो नीड्स है उससे उनको मीट करना, उनके ऊपर उनको लोन प्रोवाइड करवाना, जिससे उनको जो वीकर सेक्शन है वो अपना, जैसे स्मॉल फार्मर्स हैं या बहुत छोटे छोटे कोई काम करने वाले लोग हैं
जो रूरल एरिया में रहते हैं उनको लोन प्रोवाइड करवाना, उनका डिपॉजिट करवाना, तो ये स्मॉल मैन्स बैंक इसलिए रीजनल बैंक को बोला जाता है। फिफ्थ वन आता है लैंड डेवलपमेंट बैंक। जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है इसको जनरली हम लोग जानते हैं लैंड मॉर्गेज बैंक। तो लैंड मॉर्गेज बैंक क्या है कि ये जो लैंड के फार्मर्स जो हैं वो अपने लैंड को मॉर्गेज करके लॉन्ग टर्म क्रेडिट इस बैंक से लेते हैं। मतलब ये बैंक उनको लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है, जैसे उनको अपना कुछ भी लैंड को इम्प्रोवाइज करना हो या कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खरीदना हो या एनीथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और फार्मर्स। तो ये जो है ये उनको लोन प्रोवाइड करवाता है और सिक्योरिटी क्या लेता है, तो जो उनकी लैंडेड प्रॉपर्टी होती है वो एज अ सिक्योरिटी वो यहाँ पे मॉर्गेज करते हैं। जो सिक्स आता है दैट इज एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक जो है वो जो लोग फॉरेन ट्रेड से अटैच्ड हैं ये उनके लिए होता है कि जब हम फाइनेंस जो हमारा फॉरेन ट्रेड में होता है उसको ये फॉरेन ट्रेड और फॉरेन बिजनेस में जब हमारा मनी को हमें एक्सचेंज करना होता है तो हम इस बैंक के थ्रू वो करते हैं। तो हम इस बैंक के थ्रू परचेजिंग, सेलिंग, हमारा बेल ऑफ एक्सचेंज जितना भी फॉरेन ट्रेड में यूज़ होता है वो एक्सचेंज बैंक के थ्रू होता है। अब 7 नंबर पे आता है एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक को जो जनरली हम लोग जानते हैं वो पॉपुलरली नोन एज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। सो ये जो इसका सेटअप हुआ था वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को देने के लिए बनाया गया था। मतलब अगर जो भी एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स उनको लॉन्ग टर्म लोन चाहिए होता था तो वो इस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक्स के थ्रू लेते थे। द लास्ट वन इज डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक्स जो है वो जो सेटअप हुआ था कंट्री में वो प्रमोट डेवलपमेंट, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है उसके डेवलपमेंट के लिए उनको प्रमोट करने के लिए ये इस बैंक का मेन सेटअप हुआ था। तो ये जो है ये लॉन्ग टर्म लोन और जो वेरियस टाइप ऑफ डेवलपमेंटिंग सर्विस है ये उन सेक्टर को प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे वो उनको मार्केट इंफॉर्मेशन हो, टेक्निकल एडवाइस हो या नया उनको कुछ भी इशू करना हो अपने उसमें अपने बिजनेस में, अपने जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है उसके डेवलपमेंट के लिए, तो वो इस डेवलपमेंट बैंक्स के थ्रू अपने लोन या अपना जो भी एक्टिविटी है उससे इनकी नीड जो है उससे मीट होता है। तो सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक इज IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI या SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, वी डिवाइड बैंक्स इन 3 broad categories. The first one is public sector bank, the second one is private bank and the third one is foreign bank. तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं ये जो ओन और मैनेज किए जाते हैं वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंसीज़ के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। तो जितने भी हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, गवर्नमेंट बैंक हैं लाइक SBI, इलाहाबाद बैंक, PNB, these are the some example of public sector banks. So ये जितने भी बैंक्स हैं ये इनका जो भी मतलब इनको जो भी ऑर्गेनाइज करता है, जो इनको मैनेज करता है वो या तो गवर्नमेंट होती है या गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंसी होती है। और पब्लिक सेक्टर बैंक जो है दे आर ऑक्यूपाई अ डोमिनेटिंग पोजीशन इन बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। अभी तक 82% टोटल कमर्शियल बैंक ब्रांचेज जो हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू ही होती हैं। और इसमें जो है SBI इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन द कंट्री। SBI का जितना जो भी डिपॉजिट्स हैं और सबसे ज़्यादा जो इसका रोल है प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन में वो पब्लिक सेक्टर में बैंक्स में वो SBI का मेजर रोल आता है। सेकंड आते हैं प्राइवेट बैंक। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं ये वो बैंक हैं जो प्राइवेट बैंकर्स इनको रन करते हैं। इनमें किसी गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, इसको प्राइवेट बैंकर्स रन करते हैं। तो दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ प्राइवेट बैंक, ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक एंड और लॉट्स मोर। जो थर्ड आते हैं दे आर द फॉरेन बैंक्स। तो फॉरेन बैंक्स जो हैं वो जो ऑपरेट करते हैं वो इंडिया में रह के जो जितने भी इसकी जो सब्सिडीज़ हैं या ब्रांचेज हैं
वो पूरे फॉरेन कंट्रीज़ में होती हैं, और ये इनके थ्रू जितना भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज या जो भी होता है वो इन बैंक्स के थ्रू बहुत ईजीली होता है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ फॉरेन बैंक्स, एबीएन एमरो, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड लॉट्स मोर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो जो कमर्शियल बैंक हैं वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसमें से दीज आर द सम फंक्शन बाय कमर्शियल बैंक्स। तो जो उनका मेन जो फर्स्ट और सबसे प्रायर फंक्शन है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। मतलब जो भी पब्लिक इनके पास डिपॉजिट करती है उसको ये एक्सेप्ट करते हैं। जो भी पब्लिक है उसके पास जो भी सरप्लस फंड है, जो वो किसी भी रीज़न से कमर्शियल बैंक में जाके डिपॉजिट करता है और बैंक उसको एक्सेप्ट करती है। तो बैंक मेनली 3 टाइप्स के डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है: करंट अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। तो करंट अकाउंट डिपॉजिट क्या है? जो करंट अकाउंट डिपॉजिट है उसको हम डिमांड डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। तो जो करंट अकाउंट डिपॉजिट है उसमें आप डिपॉजिट करते हो, तो आप जब भी पैसा निकालना होता है तो यू कैन विड्रॉन बाय चेक। जो और इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता अमाउंट का कि इतना अमाउंट ही आपको विड्रॉल करना है या 1 महीने में आप इतना ही पैसा निकाल सकते हो। अनलिमिटेड, और जितना भी अनलिमिटेड अमाउंट है, अनलिमिटेड टाइम्स आप इसको निकाल सकते हैं पैसा इसमें से। ये जो अकाउंट है ये मोस्टली जो हेल्ड किया जाता है वो डिपॉजिटर जो होते हैं इसके, या तो ट्रेडर्स होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, जो इसमें पैसा अपने बिजनेस पेमेंट और बिजनेस से रिलेटेड जो भी पैसा लेन देन होता है वो करंट अकाउंट में रखते हैं उसको। और जो इस करंट अकाउंट है उसमें बैंक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता है। इसमें डिफरेंट सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है। जैसे आप पेमेंट जो है वो चेक के थ्रू कर सकते हैं, चेक के थ्रू पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, ड्राफ्ट है, जो भी है आप इसमें बैंक डिफरेंट सर्विसेज देता है, पर इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं देता। और जब भी कोई इसमें से सर्विसेज या जैसे आपका चेक बाउंस हो गया या फंड इसमें इनसफिशिएंट है तो बैंक कुछ इसमें अमाउंट भी अपने चार्ज करता है। दूसरा है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट जो है वो बेसिकली एक जो नॉर्मल इंसान है, कोई भी कॉमन आदमी है जो अपने पास जो उसका पैसा इकट्ठा है उसको वो सेविंग अकाउंट के तौर पे उसमें जमा करता है। लाइक कोई हाउस होल्ड है या जो स्मॉल वर्कर हैं या सर्विस क्लास लोग हैं, वो लोग सेविंग अकाउंट में ही उनका पैसा या उनकी सैलरी आती है। इसमें कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे इसमें लिमिट होती है कि आप इतना ही अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में पर मंथ या पर ईयर का जो भी एक डिपॉजिट है वो एक लिमिट में होता है कि उतना ही आप डाल सकते हैं। और कुछ विड्रॉल की भी, जैसे मंथली है या ईयरली, मंथली आप कितना पैसा इसमें से विड्रॉल कर सकते हैं वो लिमिट भी इसमें डिसाइड की जाती है। इस जो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट है उस पर बैंक इंटरेस्ट पे करता है। और ये जनरली क्या होता है कि ये जो हाउस होल्ड्स हैं या जो भी जिनके पास जो पैसा है जो उनको रखा हुआ है या उनका पैसा उनको लगता है कि चलो शॉर्ट पीरियड के लिए हम इसमें डालते हैं और उसमें हमें कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो ये सेविंग अकाउंट बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। थर्ड वन है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ये है कि इसमें जो पैसा डिपॉजिट किया जाता है वो किसी फिक्स्ड पीरियड के लिए किया जाता है। लाइक आपने कोई भी पैसा इसमें डाला है तो कोई 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर या उससे ज़्यादा, तो फिक्स्ड डिपॉजिट में आप पैसा डालते हैं और ये पैसा डिमांड पे पेबल नहीं होता। मतलब आप इसमें आप चेक डाल के, जैसे आपको चेक से पेमेंट लेना है तो यू कांट यूज़ चेक फैसिलिटी इन फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट। और इस अकाउंट के बिहाफ पे चेक भी आप किसी को इशू नहीं कर सकते। ये डिपॉजिट जो बेसिकली वी ऑल्सो नोन एज टाइम डिपॉजिट, क्योंकि ये इसमें जो भी पैसा डिपॉजिट किया जाता है वो एक टाइम पीरियड के लिए किया जाता है और मैच्योरिटी के बाद वो पैसा आपको या जो भी उसमें डिपॉजिट करता है उसको मिलता है। ओके। और जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें इंटरेस्ट भी मिलता है, और जितना आपने पैसा, अगर आप इसमें बीच में आप जैसे अगर आपने 2 ईयर का करा है और आपने इसमें से बीच में पैसा निकाल लिया तो इसमें कुछ अमाउंट बैंक अपने लिए
बैंक अपना जो चार्जेस के तौर पे काटता भी है। सपोज अगर आपने 1 ईयर का डिपॉजिट है, आपने कर दिया, उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 8%, लेकिन अगर 3 ईयर्स में आपको मिल रहा है हो सकता है 9%, तो आप उसके लिए जाएंगे कि चलिए हम 9% के लिए हम लोग डिपॉजिट करते हैं। The second primary function of the commercial bank is advancing of loans. लैंडिंग इस जो है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है बैंक का। उसके बैंक जो है इसके थ्रू चार्ज और इंटरेस्ट चार्ज करती है बोरोअर से, जो आता है मोर देन द इंटरेस्ट दे पे टू देयर डिपॉजिटर्स। जो कमर्शियल बैंक एक्ट करती है उसमें बिटवीन द डिपॉजिटर एंड द बोरोअर्स, इंटरमीडियरीज का जो है वो कमर्शियल बैंक एक्ट करती है और दे मेक प्रॉफिट आउट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। तो आजकल जो बैंक है वो लोन जो और एडवांस जो एक्सटेंड कर रही है अपने कस्टमर को, वो इन थ्रू दीज वेज दे आर एक्सटेंडेड लोन्स एंड एडवांस टू देयर कस्टमर। द फर्स्ट वन इज आउटराइट लोन्स और शॉर्ट टर्म लोन्स। इसको बैंक जो है वो प्रोवाइड ओवर लोन जो है वो एक फिक्स पीरियड के लिए प्रोवाइड करती है। इस केस में जितना भी अमाउंट है लोन का वो जो सैंक्शन होता है वो बोरोअर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और जो बोरोअर है वो इस सारे अमाउंट का जो इंटरेस्ट है वो बैंक को पे करता है। दूसरा आता है कैश क्रेडिट। इसमें जितना भी जो एंटायर सैंक्शन अमाउंट है लोन का वो बैंक डायरेक्टली बोरोअर को एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं देती है। बैंक एक अकाउंट ओपन करती है बोरोअर के नाम पे और उसको अलाउ करती है कि जितना पैसा उसे जब चाहिए वो उस पैसे को उसमें से विड्रॉ कर सके। और जो बैंक है वो जो इंटरेस्ट चार्ज करती है वो नॉट ऑन द अमाउंट, जो लोन सैंक्शन का जो अमाउंट है उस पर नहीं करती, बल्कि जो एक्चुअल अमाउंट विड्रॉ होता है बैंक से उस पर वो चार्ज करती है। थर्ड वन है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ में जो काफ़ी बैंक देते हैं, सारे बैंक नहीं, बट इन मैनी केसेस बैंक प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू देयर कस्टमर। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है कि जब बैंक ने किसी को ओवरड्राफ्ट एक्सटेंड किया है, वो सपोज किसी बिजनेसमैन को बैंक ने ओवरड्राफ्ट लोन एक्सटेंड किया है 10 लाख का या सपोज 5 लाख का, तो जब अगर वो ये अमाउंट है वो चेक के थ्रू निकालता है और इससे एक्सेस अमाउंट भी वो अपने डिपॉजिट से उस 5 लाख के ट्यून के अकॉर्डिंग पे निकाल सकता है। तो बैंक जो चार्ज करती है वो सिर्फ उस अमाउंट पे चार्ज करती है जो ओवरड्रॉन हुआ है। मतलब अगर 5 लाख का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उसको एक्सटेंड की गई है तो अगर वो उससे ऊपर जो भी पैसा निकालता है उस पर बैंक चार्ज करती है। तो ये फैसिलिटी जो है बहुत ही ईजीएस्ट और कन्वीनियंट मेथड है बैंक का लोन प्रोवाइड करने का, बैंक से लोन बोरो करने का। लास्ट वन है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक तरह से उसको हम बैंक लैंडिंग भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि जो ये जो बिल होते हैं ये एक्सचेंज जो डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज हैं ये नॉर्मली इशू होते हैं 90 डेज़ के लिए। इसका मतलब है कि क्रेडिटर जो है वो 90 डेज से पहले डिबेटर से ये पैसा इन कैश नहीं करा सकता। बट अगर इन एनी केस अगर उसको पहले मनी चाहिए होती है और वो 90 डेज से पहले वो पैसा निकाल लेता है तो वो इसको बैंक कमर्शियल बैंक को सेल करता है। और सो बैंक जो है वो इसके जितना भी क्रेडिटर से पैसा है वो उसको डिडक्ट करके जो कमीशन अपना कमीशन डिडक्ट करके वो पैसा क्रेडिटर को देती है। और जब ये बिल मैच्योर होता है तो बैंक डिबेटर से भी पेमेंट लेती है। तो डिस्काउंटिंग बिल जो है वो बैंक जो पे करती है क्रेडिटर को जब उसको ज़रूरत होती है और डिबेटर को भी अलाउ करती है कि वो पेमेंट जब पेमेंट बिल ड्यू है उसका पेमेंट तब वो कर सके। थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो बैंक का फैसिलिटेशन ऑफ पेमेंट थ्रू चेक्स। जो बैंक है वो बहुत ही कन्वीनियंट सिस्टम है पेमेंट का इन द फॉर्म ऑफ चेक। तो चेक इस तक जो है वो प्रिंसिपल मेथड हो गया आजकल पेमेंट इन बिजनेस में आज के टाइम में, कि हमें कुछ भी किसी को पेमेंट करना होता है तो वी कैन गिव चेक, और ये बहुत ही चीप और सेफ मीन है पेमेंट मेक करने का। फोर्थ वन आता है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। बैंक बहुत इजीली हमें
सेफली हमारा पैसा वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं थ्रू वेरियस क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक, ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफ़र हम और NEFT, IMPS, इसके थ्रू हम अपना पैसा बहुत इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिफ्थ आता है एजेंसी फंक्शन। बैंक जो है वो बहुत टाइप के एजेंसी फंक्शन अपने कस्टमर्स को देती है और इसके लिए वो कमीशन चार्ज करती है या सर्विस चार्ज लेती है अपने कस्टमर से। लाइक बैंक जो कुछ फंक्शन जैसे इनके क्या है, कमर्शियल बैंक जो है वो फंड कलेक्ट करती है थ्रू चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स। जो बैंक है वो make and collect various type of payments on behalf of their customers like taxes है, इंश्योरेंस है, पेंशन है, डिविडेंड्स फंड है। एंड और कमर्शियल बैंक जो है वो एक एजेंट की तरह भी एक्ट करती है उनके कस्टमर्स को फॉर सेल एंड परचेस ऑफ देयर सिक्योरिटीज़। कमर्शियल बैंक जो है वो एजेंसी सर्विसेज, डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंसी सर्विसेज सच एज बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या UTI यूनिट्स, इसको भी अपने कस्टमर के बिहाफ पे वो खरीदती और बेचती है। कमर्शियल बैंक जो है वो एक एज अ ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर भी अपने कस्टमर के लिए करती है। लाइक उनके जो भी बिल्स हैं कस्टमर्स के वो अपने पास वो सेव करके रखती है और उनकी डेथ के बाद उनको एग्जीक्यूट करती है। सिक्स्थ आता है जनरल यूटिलिटी सर्विस। जनरल यूटिलिटी सर्विस में कमर्शियल बैंक जो है वो वेरियस जनरल यूटिलिटी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती हैं सच एज अ प्रोविजन ऑफ लॉकर या ट्रैवलर चेक, गिफ्ट चेक, टैक्स असिस्टेंस, इन्वेस्टमेंट एडवाइस। These general utility services are provided by commercial bank. The last one is credit creation. A very important or unique function of the commercial bank is that they have the power of credit creation. In the जो भी इनका जो प्रोसेस होता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, तो कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट। जो इनका जो भी पैसा इनके पास डिपॉजिट होता है दे आर एबल टू ग्रांट मोर लोन्स देन द अमाउंट जो इनके पास इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट कस्टमर्स के थ्रू हुआ है, उससे ये बहुत लोन प्रोवाइड करवा के और बहुत ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर सकती है। नाउ कम टू क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक है ये बहुत ही यूनिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है मॉडर्न इकोनॉमीज़ में, जो मनी को क्रिएट करने में एबल है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट मनी। जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करता है कि जो डिपॉजिट क्रिएट करता है बाय एडवांसिंग लोन टू हिज कस्टमर। लोन और एडवांस को एक्सटेंड करने में the amount which is many times more than the cash they get in the form of primary deposit. तो चलिए let's talk about what is the process of credit creation. Suppose जो हमारा legal cash reserve ratio है वो है 10%, तो जो भी 10% से excess cash reserve बैंक के पास होता है वो उसको क्या करता है, यूज़ करता है extending लोन और एडवांसेस में। बैंक जो है वो जो नॉर्मल पीपल है, कॉमन आदमी है, उससे रिसीव करता है कैश डिपॉजिट के तौर पे, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी डिपॉजिट्स। और उस डिपॉजिट को वो जो लोन और एडवांस में बोरोवर है उसके अकाउंट में लैंड करता है एज नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री। तो व्हाट इट्स कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट। वो हाउ टू प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। सपोज किसी कस्टमर ने PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक में 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए, तो अकॉर्डिंग टू कैश रिजर्व रेशियो जो हमारा 10% है, उसके अकॉर्डिंग बैंक को अपने पास कितना रखना था, 100 रुपीज़ उसको अपने पास एज टू मीट दैट कैश रिजर्व रेशियो। उसके लिए उसको 10% यानी 1000 का 10% हुआ 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ उसको अपने पास रख के वो 900 का लोन आगे प्रोवाइड कर देता है। सो PNB, अब कोई कस्टमर है जिसको लोन लेना है,
तो वो ये 900 रुपीज़ का लोन लेता है अपने किसी भी कुछ भी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग आइटम को लेने के लिए। तो वो ये 900 रुपीज़ जो लोन लेता है वो इसको बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट कर देता है। तो पीएनबी के पास 900 रुपीज़ लॉस हुए, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में 900 एड ऑन हो गया। तो एज़ पर रूल उसको भी 10% कैश रिजर्व रख के 810 उसका जो कोई कस्टमर है जिसको वहाँ से पैसा अपने किसी बायर को देना है, तो वो ये अमाउंट उससे निकाल के वो अपने बायर को देता है। तो वो बायर का अकाउंट ICICI बैंक में है, तो उसने सपोज वो 810 निकाल के उसमें डाल दिया। तो सेम गोज़ विद ICICI, उसने भी वहाँ पे अपना 10% कैश रिजर्व रख के बाकी का आगे जो लोन को उसको आगे उसने फर्दर कर लिया। तो अब क्या हुआ कि जो इनिशियल डिपॉजिट था 1000 का, वो रिजल्ट क्रिएशन होके 3 बैंक्स में कम्यूट होते होते वो कितना बन गया 3439। और ये प्रोसेस क्रेडिट क्रिएशन का अभी भी चलता रहेगा, बिकॉज इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये एक बैंक दूसरे से, दूसरा बैंक तीसरे से कोई कस्टमर लोन लेगा तो ये कंटिन्यू होता ही रहेगा। सो ये जो इनिशियल हमारा 1000 रुपीज़ डिपॉजिट हुआ था वो अभी तक 3 बैंक्स के सर्कुलेशन में वो यहाँ पहुँच गया। सो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज़ डिमांड डिपॉजिट या न्यू डिपॉजिट इज इक्वल टू 1/CRR इंटू कैश रिजर्व। तो 1/10% इंटू 1000। सो हमारा कितना आता है, इनिशियल डिपॉजिट 1000 था, लेकिन जो बैंकिंग सिस्टम है एज अ होल इज एबल टू जनरेट बैंक डिपॉजिट इज इक्वल टू 10,000। सो इसको हम डिपॉजिट मल्टीप्लायर, इस फॉर्मूले को हम डिपॉजिट मल्टीप्लायर फॉर्मूला या क्रेडिट मल्टीप्लायर फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। अब कम टू लिमिट्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। So there are some limit of credit creations also. The first one is total amount of cash reserve. The total amount of cash reserve जो भी है वो कंट्री का डिटरमाइन करता है कि एक कोई बैंक है वो कितना अमाउंट क्रिएट कर सकती है। जितना भी लार्जर जो कैश रिजर्व इकोनॉमी में अवेलेबल है उतना ही लार्ज कमर्शियल बैंक क्रेडिट कर सकती है, और सेम इसका उल्टा भी हो सकता है। तो जितना भी जो टोटल अवेलेबिलिटी है इकोनॉमी में कैश की वो डिटरमाइन करती है कि कितना कैश पब्लिक इसमें डिपॉजिट करती है प्राइमरी डिपॉजिट के तौर पे, और उसके थ्रू बैंक कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकती है। सेकंड आता है रेशियो ऑफ कैश रिजर्व टू डिपॉजिट। जो कमर्शियल बैंक के पास पावर है क्रेडिट क्रिएट करने का, वो अब डिपेंड करता है कि कितना कैश रिजर्व रेशियो है उसके पास डिपॉजिट्स का। क्योंकि जो भी बैंक है उसको 2 टाइप के कैश रिजर्व उसको ज़रूरत होते हैं। जो पहला तो होता है जो सेंट्रल बैंक ने जितना लीगल रिजर्व रेशियो डिसाइड किया है उतना उसको रखना पड़ता है, और दूसरा होता है कि बैंक अपने पास भी कुछ कैश रिजर्व रखती है कि कभी भी कोई डिपॉजिटर है उसको अगर कैश की डिमांड आती है तो वो उसको फुलफ़िल कर सके। सो जितना जो स्मॉलर जो जितना भी कैश का स्मॉलर अमाउंट होगा उतना ही बैंक के पास पावर होगा मोर क्रेडिट क्रिएट करने का। थर्ड वन इज बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल मतलब कि जो आपकी हैबिट क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैश का यूज़ करते हैं या चेक, ड्राफ्ट, बिल, इन सब का यूज़ करते हैं। तो जो बैंकिंग हैबिट है ये भी डिटरमाइन करती है कि बैंक के पास कितना पावर है क्रेडिट क्रिएट करने का। अगर कोई जो भी लोग पीपल उनके पास ये हैबिट है कि वो चेक, ड्राफ्ट, बिल ये ज़्यादा अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, तो बैंक को अपने पास कम कैश रिजर्व रखना पड़ता है और उसके पास मोर पावर आ जाता है क्रेडिट क्रिएट करने का। फोर्थ है नेचर ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफर्ड। जो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो भी बैंक कोई लोन देता है तो उसके बिहाफ पे वो कुछ सिक्योरिटी अपने पास रखता है, जिससे कि इनकेस अगर बोरोवर लोन पे ना कर पाए तो वो उस सिक्योरिटी के थ्रू वो लोन को रिकवर कर सके। तो ये अब आप किस बेस कौन सा सिक्योरिटी जो लोन रिसीवर है उसने रखा है, लाइक कोई शेयर स्टॉक्स है, बिल्डिंग है, या कोई प्रॉपर्टी है, या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, वो किस
फॉर्म में उसने अपनी सिक्योरिटी रखी है। तो जितना लिक्विड सिक्योरिटी होगी उतना ही बैंक के पास अथॉरिटी ज़्यादा आएगी क्रेडिट क्रिएट करने की। फिफ्थ आता है बिजनेस कंडीशन। जो हमारा जो भी एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो किस तरीके का बिजनेस और इकोनॉमिक कंडीशन को इंक्रीज करता है, उनको सपोर्ट करता है। तो जितना भी जैसे भी कुछ भी बिजनेस है वो क्लाइमेट, अगर उसका जो बिजनेस है वो क्लाइमेट को सूट करता है तो जो बिजनेसमैन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा और वो फिर इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगा। तो उस लोन के थ्रू बैंक के पास और पावर आती है कि वो मनी क्रिएट कर सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल बैंक। जो कमर्शियल बैंक है वो उसके पास ही पावर है कि वो क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, बट इसलिए वो इस ऑल्सो लिमिटेड, क्योंकि जो भी मॉनेटरी और क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है वो सेंट्रल बैंक के पास है। तो जैसे कि सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस होता है कैश रिजर्व के अमाउंट से जो कमर्शियल बैंक के पास होता है। तो वो जो भी उसका बैंक के जो रेट है या ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, रिजर्व रेशियो है, वो सेंट्रल बैंक कितना डिसाइड करता है उसके अकॉर्डिंग भी बैंक को ये बैंक ही डिसाइड कर पाता है कि वो कितना क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा। Now let's talk about role of commercial banks in an economy. कमर्शियल बैंक्स जो है वो बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स में, कोई फंक्शनिंग ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो देयर द फॉलोइंग वेज जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो भी रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी में। द फर्स्ट वन इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करता है कि जो आपकी सेविंग है उसको मोबिलाइज करता है। वो क्योंकि ये प्रोवाइड जो हाउस होल्ड हैं दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसी जो अपना पैसा जो है वो यहाँ पे सेविंग के फॉर्म पे डिपॉजिट करते हैं। तो उनको वो बहुत अच्छा वो हाई डिग्री ऑफ सिक्योरिटी देता है उनके फंड्स को, तो जिससे सेविंग का मोबिलाइजेशन और बढ़ जाता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना जो भी उनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है वो उसको बैंक में डालने को प्रेफर करते हैं। एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। जो कमर्शियल बैंक है वो कैपिटल फॉर्मेशन में भी बहुत हेल्प करता है। ये क्या करता है कि ये जो हमारी आइडल सेविंग लोगों के पास रहती है उनको मोबिलाइज करता है और उनको बहुत ही अच्छे प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अवेलेबल करवाता है उनके लिए। ये मतलब क्या करता है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी स्कीम्स प्रोवाइड करवाता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, बहुत अच्छा कभी कभी बहुत इंटरेस्ट अच्छे देता है, जिससे लोग अट्रैक्ट होकर अपना पैसा और ज़्यादा बैंक में डिपॉजिट करते हैं। प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एंड क्रेडिट। कमर्शियल बैंक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है फाइनेंस और क्रेडिट प्रोवाइड करवाने में, बिकॉज आज के टाइम में हम लोग वी कैन नॉट इमेजिन द फंक्शनिंग ऑफ कॉमर्स, जो भी हमारा व्यापार है, जो भी हमारा ट्रेड है, विदाउट कमर्शियल बैंक वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि हाउ कैन वी रन आवर बिजनेस। तो कमर्शियल बैंक जो है वो बहुत ही इकोनॉमिक, उसकी जो एक्टिविटीज़ है बहुत ही ओवरवेलमिंग है आजकल। ये बहुत अच्छे लोन उसको प्रोवाइड करवाता है और उनको डे टू डे उनका जो कमर्शियल सिस्टम है वो एक नर्व सेंटर बनता जा रहा है ट्रेड और इकोनॉमिक्स का। असिस्टिंग फॉरेन ट्रेड। जो बैंक कमर्शियल बैंक है वो फॉरेन ट्रेड को भी असिस्टेंस करता है। जो हमें बाहर अपना कोई भी पेमेंट है जो हमें अरेंज करना है बाहर भेजने के लिए, या फॉरेन एक्सचेंज हमारा बिजनेस है उसको उसमें हमें पैसा देना है, तो इट इज़ क्वाइट ईजी टू गिव मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। फिफ्थ आता है प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो बैंक्स है वो प्रमोटिंग जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बहुत ही अच्छे से प्लान करके उसको प्रमोट करता है। जैसे ये फंड्स प्रोवाइड करवाता है हमारी सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को, जो भी हमारे प्लान हैं या हमारा जो भी प्रोडक्शन के लिए हमें हमारे रिस्पेक्टिव वेदर है, या वेदर इस प्रोडक्शन पब्लिक सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है या जॉइंट सेक्टर में है, इसमें हमें ये फंड प्रोवाइड करवाता है। दूसरा, ये हमारे कैपिटल फॉर्मेशन को एक्सेलरेट करता है
और तीसरा ये क्या करता है कि हमारा जो भी कंट्री का रीजनल डेवलपमेंट वो है उसको प्रमोट करके उसको बैलेंस करता है, जिससे हम अपना जो भी हमारा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसको हमें बैकअप मिलता है, हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और लास्ट वन की कमर्शियल बैंक जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स में भी डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, जैसे एग्रीकल्चर है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। सिक्स्थ वन इज एक्सटेंशन ऑफ मार्केट। जो कमर्शियल बैंक है वो ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए बहुत ही हेल्प करता है, बहुत अलग वे में। लाइक जो भी हमारे गुड्स, जो भी हमारे ट्रेड्स और मैन्युफैक्चर हैं वो गुड्स सप्लाई करते हैं, तो वो बहुत दूर मार्केट्स में होते हैं, तो वो बैंक की गारंटी के बेसिस पे ही हमें गुड्स और जो भी किसी कंपनी को चाहिए वो गुड्स और जो सर्विसेज हैं वो सप्लाई करते हैं। सो जो बैंक है वो कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही जो इनके ऑपरेशन हैं और जो इनका इकोनॉमिक्स है उनको बहुत एक्सटेंड करता है उनकी फील्ड को। डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप, जो बैंक का जो रोल है उसको हम अज्यूम करते हैं कि ये एंटरप्रेन्योरशिप को रिसेंट ईयर्स में बहुत ही प्रमोट करता है, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्री। लाइक हमें अपना, जब भी हमें किसी को अपना कोई न्यू वेंचर खोलना है या कोई हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंस हमको चाहिए, तो कमर्शियल बैंक के थ्रू हमें वो बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है।